मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज का व्याख्यान ब्रिटिश संसद पर आधारित है। पिछले दिनों के व्याख्यानों में ब्रिटिश सम्राट, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री की चर्चा हो चुकी है। आज अगले अध्याय में पहुंचते हैं संसद पर। संसद का अंग्रेजी शब्द है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट फ्रेंच भाषा के पार्लेमा से बना है और पार्लेमा का मतलब होता है परस्पर वार्तालाप करना, आपस में बातें करना, कुछ चर्चा करना। तो संसद वह जगह है जहां पर विभिन्न सदस्य आपस में चर्चा करते हैं। किस संदर्भ में चर्चा करेंगे? क्योंकि संसद एक ऐसी संस्था होती है जहां पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए जो संसद के सदस्य होते हैं वे अपने देश की जनता के बारे में, देश के बारे में आपस में चर्चा करके एक निर्णय तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो संसद वाद विवाद की, चर्चा की, परस्पर वार्तालाप का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश व्यवस्थापिका को संसद या पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट बिल्कुल सही शब्द है, क्योंकि संसद हम हिंदी में कहते हैं तो पार्लियामेंट का हिंदी शब्द है संसद। ब्रिटिश व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। दुनिया के सभी देशों में प्रायः यह सी व्यवस्थापिका होती है और प्रत्येक देश अपने देश की व्यवस्थापिका का नाम अलग अलग रखता है। जैसे भारत में हम इसको संसद कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको कांग्रेस कहते हैं, स्विट्जरलैंड में इसको संघीय सभा कहते हैं, जापान में इसे डाइट कहते हैं, रूस में इसे ड्यूमा कहते हैं। सब देशों की संसदें अलग अलग हैं, लेकिन काम एक ही है, परस्पर वार्तालाप करना, परस्पर वाद विवाद करना। क्योंकि संसद में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों के बीच तो टगाफवार, रस्सा खींच ये तो चलते रहता है, तू मैं चलते रहती है। तो संसद में परस्पर विचार विमर्श देश के लिए किया जाता है। इस संसद के बारे में मुनरो ने बहुत अच्छी बात कही कि ब्रिटिश संविधान विश्व के सभी संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद दुनिया के सभी संसदों की जननी है। अन्य देशों की विधानसभाओं की संज्ञा मतलब नाम, अन्य देशों की विधानसभाओं का नाम भले ही क्यों न कुछ और हो, लेकिन उन सब का उद्गम स्रोत एक है। मतलब ब्रिटिश संसद समस्त संसदों की जननी है और वहीं से ही पूरी दुनिया में संसदीय व्यवस्था का या संसद का विकास और निर्माण हुआ है। इसके विकास के बारे में वैसे इसके पहले चर्चा हो चुकी है, इसके बारे में संक्षिप्त अवलोकन करें। सबसे पहले विटेन आगमार्ट था, उसके बाद मैग्नम कॉन्सिलियम बना। मैग्नियम कॉन्सिलियम राजा को उसके कार्यों में परामर्श दिया करते थे, उसके कार्यों में सहयोग करती थी, परस्पर इंटरेक्शन होता था, उनके बीच अंतर क्रियाएं होती थी, कुछ बातें होती थी, जनता भी अपनी बातें रखती थी, सम्राट भी उनकी बातों को सुना करता था। तो परस्पर वार्तालाप का एक स्थान हुआ करता था। 1265 में साइमन डी मानफोर्ड नामक एक कुलीन व्यक्ति ने, जमींदार ने एक पार्लियामेंट बुलाया और उसको युद्ध के लिए कुछ जनता का सहयोग चाहिए था, आर्थिक सहयोग चाहिए था। तो उसने समाज के 3 वर्गों को बुलाया। एक समाज के उच्च वर्ग के व्यक्ति, दूसरे धार्मिक व्यक्ति, तीसरे आम जनता के व्यक्ति। इसके बाद 1295 ईस्वी में सम्राट एडवर्ड प्रथम ने मॉडल पार्लियामेंट बुलाया, आदर्श संसद बुलाया। इस आदर्श संसद में उसने समाज के 3 प्रमुख वर्ग के लोगों को बुलाया। एक अर्ल मतलब कुलीन व्यक्ति, फिर बैरन का मतलब वो बैरी का स्त्रीलिंग बैरन नहीं है, बैरन का मतलब महाकुलीन, धनियों में भी और धनी व्यक्ति, पूंजीपतियों में भी बड़े बड़े और पूंजीपति।
नगरों के प्रतिनिधियों को बुलाया, धार्मिक नेताओं को बुलाया। नगर के प्रतिनिधियों के अलावा आम जनता के प्रतिनिधियों को बुलाया। मोटे तौर पर इसमें 3 वर्ग के प्रतिनिधि थे। एक कुलीन वर्ग के लोग, दूसरे धार्मिक लोग, तीसरे आम जनता के लोग। वस्तुतः एडवर्ड प्रथम को युद्ध के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता थी, संपत्ति की आवश्यकता थी, टैक्स की आवश्यकता थी। तो एडवर्ड प्रथम ने सोचा कि यदि मैं पूरे संसद के सामने या वो सब मैग्नम काउंसिल के सामने अपनी बातें रखूं, टैक्स बढ़ाने की बात रखूं, तो लोग इसका विरोध करेंगे। तो उसने यहां पर कूटनीति से काम लिया। उसने अर्ल और बैरन को बुलाया, उनसे अपनी बातें कही कि भाई हमारे पड़ोसी राज्य जो है कुछ ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, युद्ध करना बहुत जरूरी हो गया है, तो क्यों ना थोड़ा सा आप लोग टैक्स देकर हमको सहयोग करें तो देश का भला हो जाएगा। तो कुलीन और महाकुलीन वर्ग के लोगों ने सम्राट के करों के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी। इसके बाद उसने धार्मिक नेताओं को बुलाया। धार्मिक नेताओं के सामने भी उसने यही बातें कही। धार्मिक नेताओं ने भी सम्राट के करों के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दिया। उसके बाद नगरों और जनता के प्रतिनिधियों को बुलाया, उनके सामने भी उसने यही बात कही। उस तीसरे वर्ग के लोगों ने भी सम्राट के करों के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि सम्राट समय समय पर इन तीनों वर्गों के लोगों को बुलाता था। तीनों वर्गों के लोग अलग अलग बैठते थे और अपनी बातें सम्राट को कहते थे, सम्राट भी अपनी बातें कहता था। तो इनके बीच कथोपकथन, परस्पर वार्तालाप की प्रक्रिया शुरू हुई। तो जनता भी अपनी बातें कहने लगी, सम्राट भी अपनी बातें कहने लगा। तो गेट टुगेदर टाइप का इस प्रकार से इनकी प्रथा चल पड़ी। आगे चल करके समाज के उच्च और कुलीन वर्ग के लोगों ने सोचा और धार्मिक नेताओं ने सोचा कि हम लोग समाज के उच्च वर्ग से संबंधित हैं, तो क्यों न हम एक स्थान पर बैठें। और आम जनता के प्रतिनिधियों, नगर के प्रतिनिधियों ने सोचा कि हम लोग तो आम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम अलग बैठें। तो जहां पर कुलीन वर्ग के लोग, महाकुलीन वर्ग के लोग और धार्मिक नेता बैठने लगे, उसको नाम दिया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड सभा। और जहां पर आम जनता के प्रतिनिधि बैठने लगे, उसको नाम दिया गया हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन मैन, आम जनता की सभा। और इस प्रकार से द्विसदनीय व्यवस्थापिका का विकास हुआ। इसी संदर्भ में मुनरो कहता है कि यदि ब्रिटेन में 3 सदनों की प्रथा विकसित होती तो दुनिया भर की संसदें 3 सदनों वाली होती। यदि ब्रिटेन में 1 सदन की प्रथा विकसित होती तो दुनिया भर में 1 सदन की व्यवस्थापिकाएं होती। लेकिन चूंकि इंग्लैंड में 2 सदनों की प्रथा विकसित हुई, इसलिए दुनिया के सभी देशों ने 2 सदनों की व्यवस्था को स्वीकार किया। तो व्यवस्थापिका के 3 सदन भी होते रहे हैं। फ्रांस में 3 सदन स्थापित किए गए थे, लेकिन तीसरे सदन का जो प्रयोग था वह सफल नहीं हुआ। आखिरकार फ्रांस में भी 2 सदनों की प्रथा विकसित हुई। अपने श्रीलंका में व्यवस्थापिका 1 सदनीय है, 1 सदन है वहां पर। और भी दुनिया के कुछ देशों में, छोटे छोटे देशों में 1 सदनीय व्यवस्थापिकाएं हैं। अपने भारत में प्रांतों में 1 सदनीय व्यवस्थापिका है, विधानसभा। केवल 5 प्रांतों में ही विधान परिषद भी है, मतलब 20 सदनीय व्यवस्थापिका है प्रांतों में। बाकी शेष सभी जगहों पर 1 सदनीय व्यवस्थापिका है। तो ये व्यवस्थापिका का 1 सदन, 2 सदन, 3 सदन। 3 ज्यादा हो जाता है, 1 कम हो जाता है, 2 बढ़िया रहता है। दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। यदि कोई जल्दीबाजी में कोई काम करे तो दूसरा जो है अवरोध का काम करता है, और जो दूसरा कुछ गड़बड़ करे, पहला जो है चेक करने का काम करता है। तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका वर्तमान समय में दुनिया के प्रायः सभी देशों में स्वीकृत प्रणाली बन गई है। ये संसद का विकास हुआ। अब संसद पहले जब तक सम्राट शक्तिशाली हुआ करता था, संसद ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। वस्तुतः
इंग्लैंड का संवैधानिक इतिहास संसद और सम्राट के बीच, संसद और सम्राटों के बीच संघर्ष का इतिहास है, जिसमें अंतिम रूप में संसद की विजय हुई और सम्राट नाम मात्र का शासक बनकर रह गया। विशेष करके चार्ल्स प्रथम को जब फांसी पर लटकाया गया गृहयुद्ध के बाद 1649 में, संसद ने अपनी शक्ति को दिखा दिया सम्राट को। उसके बाद 1688 की रक्तहीन क्रांति हुई। यहां पर भी संसद ने न केवल सम्राट को बाहर का रास्ता दिखा दिया, अपितु उसने नए सम्राट के साथ संधि करके संसद की संप्रभुता को स्थापित कर लिया। उस पर सम्राट की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई और 1688 के बाद संसद की शक्तियां लगातार बढ़ने लगी। जैसे जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर इंग्लैंड बढ़ने लगा, 1832 से लेकर के 1928 तक लगातार कई अवसरों पर ऐसे कानून बनाए गए जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था इंग्लैंड में न केवल सुदृढ़ हुई, अपितु कॉमन सभा का लोकतांत्रिकरण किया गया। कॉमन सभा की शक्तियां हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ऊपर स्थापित हो गई। पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स शक्तिशाली हुआ करती थी, अब हाउस ऑफ कॉमन्स ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का लोकतांत्रिकरण किया नहीं जा सकता था और हाउस ऑफ कॉमन्स का लोकतांत्रिकरण वोट से रोका नहीं जा सकता था। इसलिए संसद का मतलब अब हो गया है हाउस ऑफ कॉमन्स। दिखाने के लिए दो सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स पूरी तरह से शक्तिहीन है, हाउस ऑफ कॉमन्स पूरी तरह से शक्तिशाली है। और इस संसद के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपनी बातें कही हैं, क्योंकि संसद की संप्रभुता है। संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति, जिसके ऊपर और कोई नहीं, उसे संप्रभुता कहते हैं। तो संसद की संप्रभुता है और इस संसद का मतलब सम्राट और संसद के दोनों सदन होते हैं। तो इसके अंतर्गत संसद की संप्रभुता के बारे में डायसी ने बहुत मजे की बात कही। डायसी कहता है संसद वैधानिक रूप से, वैधानिक मतलब कानूनी रूप से इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी शिशु को, बच्चे को प्रौढ़ करार दे सकती है। वह किसी मृत्यु व्यक्ति को या किसी मृत व्यक्ति को किसी मामले में राजद्रोही घोषित कर सकती है। मरने के बाद राजद्रोही घोषित करने का मतलब क्या है, लेकिन कर सकती है। मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को राजद्रोही घोषित कर सकती है। किसी गैर कानूनी संतान को कानूनी रूप दे सकती है और चाहे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है। सोचिए, ब्रिटिश संसद क्या नहीं कर सकती। वह किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, न्यायपालिका का कोई डर नहीं। वह किसी भी देश के साथ युद्ध और शांति की घोषणा कर सकती है, कोई भी नीति बना सकती है, कुछ भी कर सकती है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कानूनी रूप से वह चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन चाहे तब ना। और इसके बाद डीलोम ने एक और मजे की बात कही। डीलोम कहता है ब्रिटिश संसद केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, मतलब प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकती, बाकी सब काम कर सकती है। तो संसद कितनी शक्तिशाली है, लेकिन क्या कोई संस्था इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो कुछ भी कर सकती है? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती। उस पर प्रतिबंध जरूर होंगे। वह कुछ भी करे, लेकिन प्रतिबंध जरूर होंगे। और दुनिया का कोई भी बल, दुनिया की कोई भी ताकत यदि निरंकुश हुई, उसका अंतिम परिणाम बहुत भयावह होता है। तो हर चीज पर नियंत्रण का होना आवश्यक है। नियंत्रण उचित होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तो बिना नियंत्रण के तो नियंत्रण विहीन हो जाएगी कोई भी चीज। तो ब्रिटिश संसद पर भी कुछ नियंत्रण है, कुछ परिसीमाएं हैं। देखें कौन कौन सी परिसीमाएं हैं, कौन कौन से बंधन है। सबसे पहला है नैतिक बंधन। नैतिक बंधन, नैतिकता के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाती, बना सकती है लेकिन नहीं बनाती। क्यों? जेनिंग्स कहता है यदि कोई संसद एक कानून बना देवे
कि नीली आंख वाले बच्चों की हत्या कर दी जाए, तो ऐसे बच्चों को रखना, बचाना गैर कानूनी होगा। लेकिन क्या कोई संसद ऐसा कानून बना सकती है? अंग्रेजों की आंखें नीली होती हैं, तो क्या उस कानून की मान्यता जनता से प्राप्त हो सकेगी? क्या उस कानून को लागू किया जा सकेगा? जेनिंग्स आगे कहता है कि ऐसा कानून तो कोई पागल संसद ही पास करेगी और पागल जनता, मूर्ख जनता ही ऐसे कानूनों को मानेगी। मतलब नैतिकता का बंधन होता है, और नैतिकता का बंधन सबसे बड़ा बंधन होता है। दूसरा है मंत्रिमंडल का बंधन है। सामान्य रूप में संसद मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती है, क्योंकि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि मंत्रिमंडल ही संसद को नियंत्रित करता है। वास्तविक रूप में क्यों? संसद वही काम करते जिधर बहुमत होता है, और बहुमत मंत्रिमंडल के हाथ में होता है। और जब तक मंत्रिमंडल का बहुमत का समर्थन, विश्वास प्राप्त है, तब तक संसद कोई भी काम उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकती। तो मंत्रिमंडल का बहुत बड़ा बंधन होता है। फिर है निर्वाचक मंडल। आखिर संसद के सदस्य, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य जनता के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। उन सांसदों को, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को, कॉमन्स को दोबारा निर्वाचित होकर आना ही कि नहीं? और यदि ऐसा कानून बना देंगे जो जनता को मान्य न हो, तो किस मुंह से जाएंगे जनता के पास वोट मांगने के लिए? कुछ तो शर्म होगी। तो निर्वाचक मंडल का बहुत बड़ा नियंत्रण संसद के सदस्यों पर या संसद पर होता है, और वह जनता को नाराज करके कोई कानून बना नहीं सकते। फिर विधि का शासन, यह बहुत मजे की बात है। विधि का शासन, डायसी ने इसका 3 अर्थ बताया, इसके पहले व्याख्यान में आ चुका है। विधि का शासन का 3 अर्थ होता है डायसी के बतानुसार। एक, कानून का शासन, आदमी का शासन नहीं, कानून का शासन। क्योंकि आदमी का शासन होगा तो पक्षपात की गुंजाइश होगी, निष्पक्षता नहीं हो पाएगी। तो कानून का शासन होना चाहिए। दूसरा, कानून के सामने सबके बराबर। क्या प्रधानमंत्री किसी की हत्या करे या आम आदमी किसी की हत्या करे, दोनों को समान सजा मिलेगी। तो कानून का शासन, कानून के सामने समानता। और तीसरा, जब तक किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता कोई प्रक्रिया के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, तब तक उसे जेल में बंद करके नहीं रखा जा सकता। ये 3 अर्थ। ये जो विधि का शासन है, इस विधि के शासन के विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकती, क्योंकि विधि के शासन को न्यायपालिका की मान्यता प्राप्त है। तो जहां न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय संसद की संप्रभुता को स्वीकार करता है, वहीं संसद विधि के शासन की सीमा को स्वीकार करता है। दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं कि संसद विधि के शासन के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, और न्यायपालिका संसद की संप्रभुता की इज्जत बनाए रखती है। गिव एंड टेक। और फिर है प्रदत्त विधायक। संसद में कुछ कम पढ़े लिखे भी व्यक्ति पहुंच जाते हैं। सबको कानून की बारीकियों का ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता उनको। तो संसद में एक तो संसद के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, संसद के अधिवेशन बहुत कम अवधि के लिए बुलाए जाते हैं। तो संसद किसी कानून के मोटे तौर पर प्रारूप को पास कर देती है, और बाकी पूरी जिम्मेदारी कार्यपालिका को सौंप देती है। कार्यपालिका प्रदत्त विधान के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करती है। प्रदत्त विधायन, विधान मतलब कानून निर्माण दिया गया। किसको दिया गया? कार्यपालिका को। काम किसका है? व्यवस्थापिका का। संसद का काम है, मंत्रिमंडल को दिया गया। मंत्रिमंडल की शक्ति तो बढ़ेगी। तो प्रदत्त विधायन ने संसद की शक्तियों को कम करके उसे मंत्रिमंडल के हाथ में हस्तांतरित कर दिया है। ठीक है, वाद विवाद कर सकती है संसद, लेकिन असली ताकत तो मंत्रिमंडल के पास चली गई। आप क्या कर लेंगे? फिर है अंतर्राष्ट्रीय कानून। संसद अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती, क्योंकि आखिर इंग्लैंड भी दुनिया का एक राष्ट्र है। उसे दुनिया के विभिन्न देशों के साथ मेल मिलाप करके अपना संबंध बनाए रखते हुए अपना काम चलाना है। तो कोई भी देश हो,
अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाता, क्योंकि उसके दुनियादारी के साथ चलना है। ये है ब्रिटिश संसद का एक सामान्य सा परिचय। अब देखें ब्रिटिश संसद के बारे में। ब्रिटिश संसद द्विसदनात्मक है। प्रथम सदन हाउस ऑफ कॉमन्स है, द्वितीय सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। प्रथम सदन, द्वितीय सदन, इसको प्रथम सदन को निम्न सदन कहा जाता है, क्योंकि यह आम जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। आम जनता के द्वारा इसके प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, इसलिए उसको निम्न सदन कहा गया। और उच्च सदन बड़े लोगों का सदन है। बड़े लोग जो समाज के आम जनता के ऊपर होते हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स विभिन्न उच्च वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कोई भी आम जनता का प्रतिनिधि नहीं जाता, नहीं पहुंच पाता। वहां पर जितने भी होते हैं सब लॉर्ड साहब होते हैं, लॉर्ड साहब होते हैं। ठीक, तो पहले द्वितीय सदन के बारे में चर्चा कर लें, उसके बाद प्रथम सदन की चर्चा होगी। तो यहाँ पर द्वितीय सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये कहने को, ये द्वितीय सदन न केवल कहने के लिए है, अपितु यह दूसरे दर्जे का सदन बन गया है। उच्च सदन है, इसको द्वितीय सदन भी कहते हैं, और द्वितीय सदन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह दूसरे दर्जे का सदन बन गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स न केवल प्रथम सदन है, अपितु प्रथम श्रेणी का सदन बन गया है। देखें क्यों। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में बेजहार्ट ने बहुत मजे की बात कही। बेजहार्ट कहता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की प्रशंसा करने वालों का एक ही इलाज है कि उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक नजारा दिखा दिया जाए, कि उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक नजारा दिखा दिया जाए। चलिए हम आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का नजारा दिखाते हैं। देखिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों की संख्या कितनी है किसी को नहीं पता। नजारा पहला मिल गया उदाहरण। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों की वास्तविक संख्या किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा सुनते हैं कि 1000 से ऊपर है। ओके, कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? 7 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहले राजवंश के राजकुमार, सम्राट का ज्येष्ठ पुत्र, दूसरे पुत्र, सभी बेटे या राजवंश के जितने भी राजकुमार हैं, ये सब के सब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य होते हैं। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बैठकों में भाग लेना ये अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। नजारा मिल गया। अब आगे देखिए, वंशानुगत लॉर्ड, हेरिडेटरी पियर्स। ये लॉर्ड और पियर, नाइट और सर, इसकी चर्चा पिछले व्याख्यानों में हो चुकी है। वंशानुगत लॉर्ड का मतलब होता है कि एक बार किसी व्यक्ति पर सम्राट खुश हो गया, उसको उसने पियर बना दिया, तो वह अपने नाम के आगे लॉर्ड लिखेगा, और वह लॉर्ड तो अपने जीवन भर इसका सदस्य बनेगा ही। लेकिन क्या उतना ही योग्य उसका बेटा भी होगा? कोई आवश्यक नहीं। तो ऐसे 70-80% लोग बिल्कुल निकम्मे होते हैं, लेकिन लॉर्ड साहब हैं, लॉर्ड हैं। ये सब के सब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य होते हैं। वंशानुगत, बाप के बाद उसका बड़ा बेटा, उसके बाद उसका बड़ा बेटा, ये सब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बनते जाते हैं। और इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, 90% सदस्य ऐसे वंशानुगत लॉर्ड हैं। तो सोच लीजिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स की स्थिति क्या होगी। और ऊपर से तुर्रा ये कि इतने बड़े बड़े पूंजीपति हैं ये लोग कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बैठक को इतना तुच्छ समझते हैं कि वहां पर झांकने तक नहीं जाते। आखिर बड़े साहब हैं, क्या मतलब है इनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाकर के तू में करेंगे? नहीं, ये उनके शान के खिलाफ है। तीसरा है धार्मिक लॉर्ड। जितने भी बड़े बड़े चर्च हैं, इन सभी चर्चों के पादरी, मुख्य पादरी, जिन्हें बिशप और आर्क बिशप कहा जाता है, ये सब धार्मिक लॉर्ड योग्यता के आधार पर या पद के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 26 होती है। धार्मिक लॉर्ड
मतलब कि धर्म के आधार पर भी यहाँ पर लोगों को प्रतिनिधित्व किया जाता है। चौथा है स्कॉटलैंड के वंशानुगत लाड़, स्कॉटलैंड के भी वंशानुगत लाड़ यहाँ पर होते हैं। फिर है आयरलैंड के प्रतिनिधि पीयर, आयरलैंड में प्रतिनिधि जो पीयर्स होते हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो वहां के कुछ लोगों को वहां के पीयर चुनते हैं, वहां के लॉर्ड्स कुछ सदस्यों को चुनते हैं और चुन करके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजते हैं, इसलिए उनको कहा गया आयरलैंड के प्रतिनिधि पीयर्स, प्रतिनिधि लॉर्ड। फिर है आजीवन लॉर्ड, सम्राट कुछ लोगों को जीवन भर के लिए लॉर्ड की उपाधि देता है, जीवन भर के लिए, उनके बेटों को नहीं, वंशानुगत आधार पर नहीं, आजीवन। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया योग्य व्यक्ति है, बहुत बड़ा साहित्यकार है, वैज्ञानिक है, कलाकार है, इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति है तो सम्राट उसको पुरस्कृत करता है, आजीवन या जीवन भर के लिए पीयर की उपाधि देता है। तो ऐसे सदस्य भी वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनते हैं। और अंतिम है कानूनी लॉर्ड, कानूनी लॉर्ड इनकी संख्या 9 है। इनको सम्राट योग्यता के आधार पर नियुक्त करता है और ये 9 लोग ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। ये है संगठन हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। इस प्रकार से इसमें 7 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहले 1960 के आसपास के पहले कोई महिला हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य नहीं बन सकती थी। आज भी वंशानुगत लॉर्ड ये नहीं बन सकती, लेकिन आजीवन लॉर्ड के अंतर्गत सम्राट कुछ महिलाओं को यहां पर मनोनीत करता है। दूसरी बात, पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कोई भी सदस्य अपनी लॉर्ड की उपाधि या पीयर की उपाधि का परित्याग नहीं कर सकता था। अब 1963 में कानून बना, अब कोई भी व्यक्ति लॉर्ड की उपाधि का परित्याग कर सकता है। ये सामान्य सा संगठन के बारे में चर्चा है। सदस्यता का परित्याग, महिलाओं का सदस्यता हो गया। अब देखें विशेषाधिकार और अयोग्यता। विशेषाधिकार भी है और अयोग्यता भी है, कैसे कौन उसे देख लीजिए। सबसे पहले इनको भाषण की स्वतंत्रता है। ठीक है भाई, संसद का सदस्य हैं आप, पूरी तरह से भाषण की स्वतंत्रता है आपको। सदन में कही गई किसी बात के आधार पर आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, भाषण की स्वतंत्रता। दूसरा है, इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ भाई, वीवीआईपी हैं, इनके विरुद्ध कोई कम से कम दीवानी मामलों में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फौजदारी मामलों में गिरफ्तार करेंगे तो शासन को सूचित करेंगे। तीसरी चीज, सम्राट से भेंट, ये बहुत बड़ा विशेषाधिकार है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कोई भी सदस्य सम्राट के पास जाकर के व्यक्तिशः भेंट कर सकता है और देश की राजनीतिक, आर्थिक या किसी भी विषय पर सम्राट से चर्चा कर सकता है। ये अधिकार हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को नहीं है, केवल लॉर्ड साहब लोग को। ऐसा अधिकार केवल लॉर्ड्स को है, कॉमन्स को नहीं। फिर चुनाव नहीं। हाँ, ये तो कुछ विशेषाधिकार भी हैं तो कुछ अयोग्यता भी है। कैसे? ये हाउस ऑफ कॉमन्स या किसी भी संस्था का चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ना तो दूर, इनको मतदान का भी अधिकार नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में ये मतदान नहीं कर सकते। और ज्येष्ठता और 21 वर्ष की आयु होने पर वंशानुगत लॉर्ड की उपाधि इनको मिल जाती है। मान लीजिए कोई लॉर्ड है, उसको वंशानुगत लॉर्ड की उपाधि दी गई है, तो उसका बड़ा बेटा जब 21 वर्ष का हो जाएगा तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का वह सदस्य ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये है उसके संगठन और विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकारों के बारे में एक सामान्य सी जानकारी। अब अधिवेशन, इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार कम से कम होता ही है। हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ इसका अधिवेशन होता है। अधिवेशन शुरू होता है और अधिवेशन समाप्ति भी दोनों सदनों का लगभग एक साथ होता है। लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठकें ज्यादा दिन तक होती हैं, हफ्ते सप्ताह में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बैठक हफ्ते में 2 या 3 दिन हो जाती है। और मजे की बात, गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब होता है कि किसी सभा की बैठक
तब वैध मानी जाएगी, या उस बैठक में पारित किया गया प्रस्ताव तब वैध माना जाएगा जब एक निश्चित संख्या में सदस्यों की उपस्थिति हो। मान लीजिए किसी सदन की संख्या 500 है, तो ऐसा नहीं कि आपने 4 लोगों को बुला दिया धीरे से कोई प्रस्ताव पारित कर दिया, वो मान्य नहीं हुआ। तो हर सभा की गणपूर्ति निश्चित की जाती है, मतलब कि उतना सदस्य उपस्थित होंगे सदन में, तब आप किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं और प्रस्ताव पास कर सकते हैं। उससे कम सदस्यों की उपस्थिति पर नहीं कर सकते गणपूर्ति। यहाँ तक कि गांव में, हमारे देश में ग्राम पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा की भी गणपूर्ति तय की गई, ग्राम सभा। तो यहाँ पर गणपूर्ति के बारे में बहुत मजेदार चीज है। यदि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को सामान्य काम चलाना है, सामान्य चर्चा करनी है, तो 3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक। 3। तो ये 3 लोग करते क्या है? सीधी सी बात है, एक आदमी बोलता है, दूसरा आदमी सुनता है, लॉर्ड साहब। तो एक लॉर्ड साहब बोलते हैं, दूसरे लॉर्ड साहब सुनते हैं, तीसरे लॉर्ड साहब सदन की अध्यक्षता करते हैं। हो गया 3, बड़े का हिसाब है। कितनी महान बात है। जिस सदन के सदस्यों की संख्या 1000 से ऊपर है, उसकी गणपूर्ति 3 रखी गई। 3, 1, 2, 3। लेकिन यदि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कोई प्रस्ताव पारित करना हुआ, कोई विधेयक पास करना हुआ, तो कम से कम 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक। 3 और 30 है ना मजेदार, बहुत मजेदार। अब जरा देखें सदन के पदाधिकारी, सदन में कौन कौन से पदाधिकारी काम करते हैं। तो एक है लॉर्ड चांसलर, लॉर्ड चांसलर की चर्चा भी करते हैं। दूसरा है क्लर्क। क्लर्क जो है पूरे सदन की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखता है। आप शायद जानते भी होंगे कि दुनिया के सभी देशों में जहां जहां संसदें हैं, संसद की 1-1 मिनट की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखा जाता है। 1-1 मिनट। भारत में जब से संविधान सभा का गठन हुआ, जब भारतीय संविधान सभा ने संविधान सभा का गठन करना प्रारंभ किया, तब से लेकर के आज तक जितने भी संसदें बनी है भारत में, समस्त संसदों की समस्त कार्यवाहियों का पूरा रिकॉर्ड संसद भवन के लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा। 1-1 मिनट का रिकॉर्ड। तो क्लर्क जो है रिकॉर्ड होता है। दूसरा है जेंटलमैन असर ऑफ द ब्लैक रॉड। ये सदन के नियमों को क्रियान्वित करता है। सदन की जो व्यवस्थाएं हैं उन नियमों को क्रियान्वित करने का काम करता है। और तीसरा होता है सार्जेंट एट आर्म्स। यह सदन के अध्यक्ष की सेवा में खड़ा रहता है, सार्जेंट। तो ये 4 प्रकार के पदाधिकारी होते हैं। इसमें एक की चर्चा महत्वपूर्ण है, चर्चा करनी चाहिए। एक है, वह है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का अध्यक्ष, जिसे लॉर्ड चांसलर के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड चांसलर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मुख्य न्यायाधीश होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का अध्यक्ष होता है। वही लॉर्ड चांसलर ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो देखें हाउस ऑफ लॉर्ड चांसलर किस किस प्रकार से काम करता है। लॉर्ड चांसलर की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता है, योग्यता के आधार पर। वह सदन की अध्यक्षता तो करता है, लेकिन सदस्यों के भाषण देने पर, सदन में अनुशासन स्थापित करने पर, सदन में वाद विवाद को नियंत्रित करने के बारे में अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं होता। वह सदस्यों को, किसी भी सदस्य को बोल नहीं सकता, अब आप चुप, अब आप बैठिए, दूसरे को मौका देते, नो। प्रत्येक लॉर्ड जब तक चाहे तब तक भाषण दे सकता है। अध्यक्ष चाहे लॉर्ड चांसलर हो, चाहे जो भी अध्यक्षता कर रहा हो, वह उसे रोक नहीं सकता, बिठा नहीं सकता। लॉर्ड साहब हैं, जब तक चाहे बोलेंगे। आप कौन होते हैं बोलने वाले, रोकने वाले? फिर है निर्णायक मत नहीं दे सकता। वह निर्णायक मत नहीं दे सकता। निर्णायक मत का मतलब, मान लीजिए किसी प्रस्ताव पर मतदान हो, उस प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में समान मत आए, तो पास हो गया या पास नहीं होगा, रद्द हो जाएगा। तो अध्यक्ष एक मत देता है, उस एक मत को निर्णायक मत कहते हैं। मतलब जिधर वो मत दे दिया, यदि हाँ में मत दिया प्रस्ताव पास हो जाएगा, ना में मत दिया तो
प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। तो इसे कहते हैं निर्णायक मत। और प्रायः सभी सदनों में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सदन के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता। जैसे एक सदन में 100 सदस्य बैठे हैं, मतदान हुआ, 50 सदस्य उसके पक्ष में है, 50 सदस्य उसके विपक्ष में है, तो प्रस्ताव पारित होगा या नहीं होगा? दोनों 50-50 से 50-50 है, तो सदन का अध्यक्ष एक मत देता है। यदि उसने हाँ में वोट दिया तो 51 हो जाएगा, वोट पास हो जाएगा। यदि उसने ना में वोट दिया, प्रस्ताव के विपक्ष में विरुद्ध वोट दिया, तो इधर 51 हो जाएगा, प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। तो यह है निर्णायक मत, निर्णय देने वाला मत। फिर मजे की बात, यहां पर कोई भी सदस्य, कोई भी लॉर्ड साहब अध्यक्ष को संबोधित नहीं करते, पूरे सदन को संबोधित करते हैं। और पूरे सदन को क्या बोलकर संबोधित करते हैं? माई लॉर्ड्स या मी लॉर्ड बोलकर संबोधित करते हैं। आपने ये शब्द मी लॉर्ड न्यायाधीश में सुना होगा, फिल्म देखते हैं, फिल्म में कई कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, तो वहां पर वकील मी लॉर्ड बोलते हैं। मी लॉर्ड का मतलब हिंदी में कहते हैं मेरे हुजूर, मेरे स्वामी, यही है यहाँ पर माई लॉर्ड्स। MY को कई लोग माई बोलते हैं, कई लोग मी बोलते हैं। तो लॉर्ड साहब जब भाषण देते हैं तो माई लॉर्ड्स कह करके पूरे सदन को संबोधित करते हैं, अध्यक्ष को नहीं। जबकि प्रथम सदन में जो भी सदस्य भाषण देगा, अध्यक्ष महोदय बोलेगा, ऑनरेबल स्पीकर कहेगा, रिस्पेक्टेड स्पीकर कहेगा। अपने भारत में भी स्पीकर को संबोधित किया जाता है। फिर है वह भाषण खुद भी दे सकता है, जो अध्यक्षता कर रहा है वो भाषण भी दे सकता है। ठीक, दूसरे देशों में, दूसरे सदन में वो अध्यक्ष भाषण नहीं दे सकता, यहां पर भाषण दे सकता है। और फिर आगे वाद विवाद को नियंत्रित नहीं कर सकता, सदन खुद वाद विवाद को नियंत्रित करेगा। तो अध्यक्ष, चूंकि अध्यक्षता होना किसी सदन के लिए आवश्यक है, इसलिए एक आदमी को बिठा देता और कुछ काम है। और इसीलिए लॉर्ड चांसलर अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बैठकों में भाग लेना छोड़ दिए। वैसे भी न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश बन करके देश में काम करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में काम करेंगे, या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तू में करेंगे? नहीं करते। तो ये धीरे धीरे परंपरा बनती जा रही है। और जो न्यायाधीश होते हैं, ये 9 न्यायाधीश यहाँ की बैठकों में प्रायः नहीं आती, भाग लेने नहीं आती, क्योंकि उनके पास इतना समय कहाँ है कि वो यहाँ पर आए। और लॉर्ड चांसलर वहाँ का मुख्य न्यायाधीश होता है, तो वह न्यायालय को ज़्यादा अच्छी तरह से संभालता है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसके लिए उपेक्षा का केंद्र है। एक बात और, यदि सम्राट किसी कारण से संसद में सिंहासन भाषण देने नहीं आ सका, यदि सम्राट किसी कारण से संसद में सिंहासन भाषण देने के लिए नहीं आ सका, तो लॉर्ड चांसलर सम्राट की ओर से उसके भाषण का वाचन करता है, उसके भाषण को पढ़ता है। इसके आगे की चर्चा, मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियां, उसके कार्य और उसकी स्थिति, फिर लॉर्ड सभा की उपयोगिता, उसका औचित्य, इन सब के बारे में अगले व्याख्यान में चर्चा होगी। आप लोगों को